Assalamualaikum. Superposition of waves. We are putting a revision for this topic. ये टॉपिक हमने मॉक से पहले करा था, लेकिन फिर हमने इसके पास पेपर नहीं किए उस तरह, और हमने इसको मॉक में भी नहीं रखा था. This is our chapter. The name of the chapter is Superposition of Waves, formation of standing or stationary waves. We are putting a revision and some questions practice for this chapter. This chapter is considered to be the most important chapter in AS physics, one of its type, because it is considered to be a difficult chapter. The main topics of this chapter were, आप लोग दोबारा notes मत बनाइएगा, because notes आप लोगों के पास बने हुए हैं. So you're not supposed to make the notes again. You just have to make some quick things if you want to write, and the main thing required is to revise main topics: principle of superposition, standing waves, diffraction, interference. ये बड़ा चैप्टर है और इसमें ये 4 मेन टॉपिक्स थे. ठीक है, ये मेन टॉपिक्स हैं. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, देखो, when two waves moving in the same medium with the same speed meet at a point, the resultant displacement is the algebraic sum of the individual displacements. ये इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी जब दो वेव्स एक पॉइंट पर मीट करती हैं, तो वो या तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, यानी मिलकर बड़ी वेव्स बन जाती हैं. Either they form a bigger wave or they together form a smaller wave, a loss in amplitude. अगर दो वेव्स एक पॉइंट पर मीट करें और मीट करने के बाद वो कंबाइन हो जाएं, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. देखो, see the first example. If you see the first example, this is the first example. Now y1 ratio y2, the combined effect is y1 plus y2. y1 और y2 नीचे वाले. अब यहाँ देखो कि ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो माइनस हो जाएगा. तो जब दो वेव्स एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो दोनों मिलकर या तो एक बड़ी वेव बन जाती है
या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों वेव्स जो हैं वो मिलकर एक छोटी वेव बन जाए, यानी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, ये इस चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम आज रिवाइज कर रहे हैं उसमें ये सेकंड कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली स्टेशनरी वेव्स होती क्या है, व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करें। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अब देखिए, आप भी बोर्ड पे देखिएगा। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट क्या है? द वेव्स व्हिच डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स, द वेव प्रोफाइल डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। अब स्क्रीन पे देखो, ये डेफिनेशन थी, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टेशनरी वेव की। स्टेशनरी वेव क्या होता है? स्टेशनरी वेव का मतलब है कि जो वेव देखने में लगता है कि रुकी भी है, असल में वो मूव कर रही होती है, लेकिन अपेरेंटली इट फॉर्म्स अ लूप, और ऐसा लगता है देख कर के वो मूव नहीं कर रही। तो दूसरा कॉन्सेप्ट रिवीजन में ये है, आपको कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे साथ रिवाइज करो। जो पर्पस है क्लास रखने का वो है थ्योरी रिवीजन और पास पेपर क्वेश्चंस। अब देखो, बताओ स्टेशनरी वेव क्या होती है, अगर तुम देख के बताओ। ये वो वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती। जब हम माइक्रोवेव ओवन चलाते हैं, जब हम माइक्रोवेव ओवन चलाते हैं तो हम उसका लिड बंद कर देते हैं, तो वेव अंदर ही रहती है। वो वेव जो एनर्जी को लेकर नहीं जाती, वहीं रहती है, बाउंस करती रहती है, उनको कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। अब बताओ स्टेशनरी वेव बनती कैसे? ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, कई मर्तबा पेपर में आ चुका कि अ स्टेशनरी वेव इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, बताओ ये क्या कॉन्सेप्ट था? अगर तुम लोग, अब तैयारी हो रही है और अब सीआई ऑब्वियसली अंदर टारगेट है, तो बताओ ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अब स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेशनरी वेव बनता कैसे, स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन कैसे होती है? हाउ स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, स्टेशनरी वेव कैसे बनती है? हाउ स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द, उसमें दो वेव्स होती हैं। स्टेशनरी वेव के अंदर दो वेव्स होती हैं, एक कहलाती है इंसिडेंट वेव और दूसरी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड। जब आप बोलते हैं, जैसे बॉडी में ये होता है, जब आप बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है, इसको कहते हैं एको। तो एक होती है इंसिडेंट वेव और एक टकरा के वापस आती है, उसको क्या कहते हैं? जो टकरा के वापस आई उसको क्या कहते हैं? जो टकरा के वापस आए उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। तो बेसिकली जो वेव्स होती है, जो वो टकरा के वापस आती है, सुपर इम्पोज हो जाती है, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव कैसे बनती है? बाय द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। आपको कॉपी कुछ नहीं करना, आपने सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए, आपको मेरे साथ ये हेल्प करनी है कि आप जो काम लिखा हुआ है उसको आप उसको बाहर से बुला के बोल दो, गुड्डू को वो कर देगा जो इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं आपको सिर्फ वो रिवाइज करने हैं। अब इसमें ये आगे वाला चलता रहा, यहाँ बैठ जाए। देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेशनरी वेव। हमारे कोर्स में 3 स्टेशनरी वेव्स हैं। एक तो वो रबर बैंड वाली एग्जांपल, जैसे गिटार स्ट्रिंग होता है, गिटार स्ट्रिंग वाली एग्जांपल को रखेंगे तो आगे बैठ जाओ ना, यहाँ पर ये ऐसे चल रहा है आगे वाला। तो अब जो गिटार स्ट्रिंग होता है, जो गिटार स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग में आएगा। माइक्रोवेव्स, जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन में जो वेव्स होती हैं वो बाउंस करती रहती हैं, इसको कहते हैं स्टेशनरी वेव। लेटेस्ट पेपरों में एयर कॉलम बहुत आए हैं, वो जो पानी के ऊपर बनता है वैसे बनता है, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब ये बताओ कि अगर तुम एक स्ट्रिंग को ऐसे खींच दो, ऐसे उसको पुल कर दो और पुल करके उसको बीच में से वाइब्रेट करो, अगर तुम उसको बीच में से वाइब्रेट करके छोड़ दो तो क्या होगा? ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ये जो स्ट्रिंग है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, बीच में देखो क्या बन रहा है, बिल्कुल बीच में ये क्या है? एंटी। और दोनों पे क्या बन रहा है? नोड। बताओ व्हाट इज एंटी नोड? एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है या मैक्सिमम? मैक्सिमम होता है। और नोड पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और क्या नोड फिक्स होती है या नोड बदलते रहते हैं? नोड फिक्स होता है। और एंटी नोड, जो एंटी नोड होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। स्टेशनरी वेव में एंटी नोड भी फिक्स होता है और नोड भी फिक्स होता है, दोनों फिक्स होते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि एंटी नोड से लेकर नोड ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 है। और अगर मैं आपसे कहूं कि नोड टू नोड, जो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, ये वाला डिस्टेंस ये लैम्डा बाई 2 है। नोड टू नोड डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाई 2 होता है। अच्छा, नोड टू नोड जो एंगल होगा, फेज डिफरेंस बोलो, नोड टू नोड फेज डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स? पाई रेडियन। क्योंकि पूरा एक लैम्डा हो, पूरा एक लैम्डा हो तो फेज डिफरेंस क्या होता है? नहीं, वो तो है, लेकिन होता कितना है? 2 पाई। ठीक है, अब ये बताओ इसको क्या कहते हैं? ये जो बिल्कुल पहला सिंगल लूप है, इसको क्या फंडामेंटल हार्मोनिक्स कहते हैं? और इसमें कितने लूप्स हैं? 2। और इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। इसमें कितने लूप्स हैं? 3। इसको क्या कहते हैं? अच्छा, इनको क्या, इनके फॉर्मूलाज वगैरह जो इस तरह बने थे, क्या ये फॉर्मूला याद करनी है या ये बन जाते हैं? बन जाते हैं ना। कैसे बनते हैं? नोड टू नोड लैम्डा बाई 2 है, यहां पर नोड, फिर दूसरा नोड, फिर तीसरा नोड, तो टोटल कितना हुआ? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, टोटल हो गया पूरा एक लैम्डा। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स इन माइक्रोवेव्स ये कैसे एस्टैब्लिश होती हैं? किसी भी स्टेशनरी वेव को बनाते कैसे हैं? उसमें 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं? एक होती है इंसिडेंट और एक क्या होती है? रिफ्लेक्टेड होती है। अच्छा, अब जरा ये अपरेटस देखो और अपरेटस देख के बताओ कि ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या क्या ये वेव बनाकर भेजेगा? और ये क्या है? ये वाला अपरेटस प्रोब। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो हमने ये सरफेस क्यों लगाई है? व्हाई वी हैव पुट दिस सरफेस?
ताकि वेव टकरा के वापस आएगी, और जब वेव टकरा के वापस आएगी तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्टेशनरी वेव। अच्छा, ये जो प्रोब है, अगर मैं इस प्रोब को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना शुरू करूं, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलता जाऊं, तो ये प्रोब क्या डिटेक्ट करेगा, ये प्रोब डिटेक्ट करेगा नोड और एंटी नोड। ये बताएंगे कि नोड का रिस्पांस क्या होता है। अगर मैं साउंड की बात करूं, नोड का मतलब इन टर्म्स ऑफ साउंड, नोट का मतलब सुनने में क्या, नोट सुनाई कैसे देते हैं, साइलेंस, वेरी गुड। और एंटी नोट कैसे सुनाई देते हैं, हाई पिच, इसको ऊपर की लाइन को कहते हैं पिच। अच्छा, ये बताओ नोट अगर रोशनी का हो तो दिखाई कैसे देते हैं, डार्क फ्रिंज, और अगर एंटी नोट रोशनी में हो, ब्राइट फ्रिंज, वेरी गुड। तो अब ये जो आप देख रहे हो, अगर मैं इसको मूव करूं तो डिस्प्ले पर क्या आएगा, ऑल्टरनेट, शाबाश। अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करूं तो आपको स्क्रीन पर क्या ऑल्टरनेट हाई और लो इंटेंसिटी सिग्नल मिलेंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि इसको मैंने नोड क्यों कहा, व्हाई दिस इज नोड एंड व्हाई दिस इज एंटी नोड, वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम। एयर कॉलम में दो तरह के एयर कॉलम होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ओपन पाइप और दूसरा, केमिस्ट्री की लैब में जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको क्या बोलेंगे, ओपन पाइप, क्लोज पाइप। पहाड़ों में, माउंटेन्स में टनल्स बनती हैं, टनल को क्या बोलेंगे, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ये क्लोज पाइप है। इसकी क्या थ्योरी है, जब एक साउंड सिग्नल जाएगा, नीचे हिट करेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, जब रिफ्लेक्ट होगा तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। जब क्लोज पाइप होता है तो जहां पाइप क्लोज होता है वहां पर हमेशा क्या बनता है, नोड, और जहां पाइप खुला हुआ होता है एंटी नोड, और नोड से एंटी नोड डिस्टेंस कितना है, λ/4, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं इसको लेके चलूं तो इसको क्या बोलूंगा, फंडामेंटल, और ये क्या है, क्या ये डेरिवेशंस लर्न करनी है, नहीं, खुद बनेंगी ना, कैसे बनती है बताओ, नोड टू नोड। अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछूं, नोड से नोड λ/2 हो गया, और ऊपर जाऊं तो λ/4, तो इसमें क्या लिखा भाई, ये क्या ऐड हो क्या आ रहा है, ठीक है। अब बताएं ये क्या है, ओपन पाइप। जो ओपन पाइप होगा वो दोनों तरफ से खुलेगा, उसके बिल्कुल बीच में आप देखिए यहां क्या बना, क्या बीच में नोड बनना जरूरी है, नहीं। अच्छा, जहां पाइप खुलता है ये जगह, ये वाली, और ये क्या यहाँ एंटी नोड बनना जरूरी है, ओके। अब ये बताओ व्हाट इज एंड डायरेक्शन, ये पाइप है, व्हाट इज एंड डायरेक्शन, जो जहां पाइप खुलता है उसकी बिल्कुल उसके ऊपर एंटी नोड नहीं होता, एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर होता है, एंटी नोड थोड़ा सा लिफ्टेड होता है, और उस थोड़े से लिफ्ट पोजीशन को, एक्स्ट्रा हाइट को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा हाइट को क्या कहते हैं, एंड करेक्शन। देखो आप लोगों को जवाब देना है इस वक्त, बेसिकली ये रिवीजन क्लास है, अगर आप लोग जवाब देंगे तो वो सबका हम सबके लिए रिवीजन है। एयर कॉलम अबव वाटर, ये क्या है, लेटेस्ट पेपर में, लेटेस्ट पेपरों में क्या ये रिपीटेड पेपर में आया है, इसका आंसर फेवरेट चैप्टर, ये होता क्या है, हाउ इट वर्क्स। जब आप सबसे ऊपर वाला ऑपरेटर्स देखें, ये जो ऊपर ऐसे लगा हुआ है इसका क्या नाम है,
ट्यूनिंग फॉर्क। जब ये इसको मारेगा तो क्या वेव का सिग्नल, क्या वेव सिग्नल इसके थ्रू नीचे आएगा, यहाँ पर, यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड या नोड, एंटी नोड बनेगा। ये पानी की वजह से क्या ये क्लोज पाइप हो गया, वैसे ये कौन सा पाइप है, लेकिन पानी की वजह से क्या हो गया, क्लोज पाइप हो गया। तो जहां पानी का लेवल है वहां पर क्या बनेगा, नोड या एंटी नोड, नोड बनेगा। क्या इस पानी का लेवल ऊपर कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं, इससे क्या बदलेगा, उससे क्या फर्स्ट ओवर टोन, सेकंड ओवर टोन, लाउडर साउंड की लेवल बदलेगा। अगर मैं इस पानी का लेवल नीचे करता जाऊं तो क्या नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे। गुड। तो इसका मतलब आपको इसमें फायदा क्या है, आप इसमें नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को बदल सकते हैं। ये अपरेटस है, देखो यहां से, अब तुम गौर से देखो इस वाले अपरेटस में तुम्हें कितनी लाउड साउंड सुनाई देंगी, इसमें कितनी लाउड साउंड मिलेंगी, हाउ मेनी लाउड साउंड्स, लाउड साउंड का मतलब है एंटी नोड, एक, वेरी गुड। अच्छा ये इसमें कितनी लाउड सिग्नल मिलेंगे, एक यहां पर और एक यहां पर, वेरी गुड, सही। जितने एंटी नोड होते हैं उतने लाउड सिग्नल होते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ग्रुप पे भी डाला था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लोगों को याद रहते। एक कॉन्सेप्ट देखो जरा, नंबर 5, ये प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, नीचे पढ़ो, नेबरिंग पॉइंट्स आर नॉट इन फेज। क्या मतलब नेबरिंग पॉइंट्स आर नॉट इन फेज, तो इसका मतलब है कि जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं उनमें कुछ पॉइंट्स क्रेस्ट बनते हैं और कुछ पॉइंट्स ट्रफ बनते हैं, वो फेज में नहीं होते नेबर। अच्छा इसके सामने देखो स्टेशनरी में क्या लिखा, पढ़ो, all points between two successive nodes vibrate in phase with one another। उनमें जो पॉइंट्स होते हैं दो नोड्स के दरमियान, उन सब में फेज डिफरेंस क्या होता है, उन सब में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। वेरी गुड। वेव्स के इंपॉर्टेंट फिनोमिना कौन से हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। पहले तीन तो ओ लेवल में थे और बाकी दो जो हैं वो ए लेवल पे। चलो व्हाट इज डाइफ्रैक्शन, डेफिनेशन कई मर्तबा आई है, क्या इसकी एक ही डेफिनेशन है या दो है, बताओ शाबाश। एक तो है स्प्रेडिंग ऑफ वेव और दूसरी, व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन, ये कौन सी है, डाइफ्रैक्शन है ना, लेकिन डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन इसको देख के बताओ, व्हाट इज डाइफ्रैक्शन। यार अब तो पेपर बहुत करीब है, तो मैंने काउंटर भी नहीं लगाया, आंसर दे। डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन, व्हाट इज डाइफ्रैक्शन, when waves pass through a narrow slit, they bend on the edges of the slit. This is called diffraction. What is diffraction? When a wave passes through a narrow slit, they bend on the edges of the slit, and this is called diffraction. Along diffraction means wavelength बदलता है, वेवलेंथ बदलता है। क्या इसका वेवलेंथ बदल दूं तो क्या डायग्राम गलत हो जाएगी, ये बताओ कि यहां से यहां क्या ये डिस्टेंस वेवलेंथ है और यहां से यहां क्या है, तो डाइफ्रैक्शन में वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, स्पीड नो चेंज,
क्या स्प्रेड होने से इंटेंसिटी बदलती है? अगर इस प्रोजेक्टर स्क्रीन को और बड़ा कर दूं और ज्यादा इसको पीछे करूं, बड़ा करूं, तो क्या इसकी ब्राइटनेस कम होगी? तो क्या डायफ्रैक्शन से इंटेंसिटी कम हो जाती है? ठीक है, ये हो गया। और यार भाई मैसेज ना करो। अब बताओ कि डायफ्रैक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंटिन्यूअस कर्व्स हैं तो क्या ये क्रेस्ट हैं? अगर मुझे ट्रफ दिखाने हो, सेंटर में क्या बनेगा? डॉटेड लाइन बनेगी। वेरी गुड। डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन, डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन दो चीजों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो चीजें? वेवलेंथ और, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को जरा बताओ कि अगर मैं स्लिट को नैरो करता जाऊं, तो क्या डाइफ्रैक्शन बढ़ेगी या कम होगी? पानी का पाइप है, तो उससे पौधों को पानी ले रहे, तो उसका पाइप का जो माउथ है, पाइप का जो आउटपुट है, पूरे आउटपुट को दबाते जाओ, उसको स्क्वीज करते जाओ, तो क्या पानी का स्प्रेड बढ़ेगा कम? तो अगर स्लिट सेपरेशन कम कर दो, डिग्री बढ़ जाएगी। ये सबको याद होता है। ऊपर वाले में एग्जामिनर बड़ा अच्छा लेकर है, रेड का क्या, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है या वायलेट का? रेड इज अ सिंबल, क्या आप सबको पता है रेड किसका सिंबल है? बाय नेचर रेड इज अ सिंबल ऑफ डेंजर। यही होता है, रेड इज अ सिंबल ऑफ डेंजर। क्यों? उसका वेवलेंथ बहुत होता है, हमारी आई पर स्ट्रेन आता है। तो इसको देख के बताओ, रेड कलर ज्यादा डाइफ्रैक्ट करेगा या वायलेट? अच्छा, वेरी गुड। ये बताओ कॉन्सेप्ट में जो ट्रेंड लैम्डा का होता है, क्या उसका उल्टा ट्रेंड फ्रीक्वेंसी का होता है? जब लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी क्यों? आमतौर पे स्पीड को कांस्टेंट ले लें, तो क्या ये सही है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? ठीक है, तो अब बताओ जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वेवलेंथ कम होता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। गैमा रेज। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। क्या इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए? आगे सवाल को आपने देखे होंगे, कुछ इनके फेवरेट एमसीक्यू है। व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट? 400 नैनो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 10 की पावर -12 इसका वेवलेंथ इतना छोटा, एक्सेसिव -12 किसका होगा? एक पावर 3 इतना बड़ा रेडियो वेव। वेरी गुड। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट बन गया, जब डाइफ्रैक्शन होती है तो वेव आने जाती है। अब जैसे इस कमरे में दरवाजे लगे हुए, दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी स्पेस है, वहां से रोशनी अंदर आ सकती है। जो नैरो स्लिट्स होती हैं वहां से वेव घुसती है तो मुड़ जाती है, लेकिन आगे चली जाती है। और इसीलिए जो माउंटेन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उससे वेव गुजर जाती है। अगर आप इस पूरे कमरे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, लेकिन बीच में अगर कोई ब्लॉक रख दिया जाए तो भी वेव गुजर जाएगी। वेव्स क्यों गुजर जाती हैं? क्योंकि वेव्स में डाइफ्रैक्शन होती है। अब ये बताओ कि अगर किसी वेव का लैम्डा ज्यादा हो तो वो डाइफ्रैक्ट कर जाएगी। वाटर वेव में डाइफ्रैक्शन आराम से होती है, रोशनी में डाइफ्रैक्शन आराम से नहीं, वेवलेंथ बहुत कम होती है। क्या वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या रोशनी शैडो बनाती है? अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा शैडो बन रहा है,
ये बताओ कि शेडो बनने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शेडो। ये पीछे शेडो आ गया, शेडो का क्या मतलब, जब रोशनी ने इसको हिट किया, ये रखा है, जब रोशनी ने इसको हिट किया, इससे गुजर गई, तो आगे जाकर रोशनी हीट हो सकती वापस, अगर हीट करे तो शेडो बनेगा। अगर आप खड़े हैं, आप पे रोशनी पड़े और यहाँ पे रोशनी फिर मिल जाए तो फिर शेडो बनेगा। वाटर वेव्स क्या करेंगे, अगर ये स्पीड है, इधर से वाटर आए, इससे गुजरे तो वाटर क्या करेगा, पहले फटेगा, पहले अलग होगा, फिर इसका क्या मतलब, जिन वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा होता है उनमें डायफ्रैक्शन आराम से वाटर वेव्स होगा, और जिनका वेवलेंथ कम होता है उनमें डायफ्रैक्शन, गैमा रेज में डायफ्रैक्शन नहीं होती ना, बहुत ही रेयर है, वेवलेंथ इज वेरी। तो अब देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने क्लास में लिखे हुए हैं, तुम लोग कोशिश करो कि जब रिवीजन क्लास में आओ, मैं रिवीजन क्लासेस रखूंगा, कुछ यहाँ पर, कुछ फिजिकल, कुछ ऑनलाइन, कुछ हाइब्रिड। मकसद ये है कि ना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो अपने आप से रिपीट करो, ये क्लास में फायदा होता है, फिर कुछ क्वेश्चन कर लें। अब जरा बताओ कि जब आप ऐसे लेकर जाओगे, देखो ये डायरेक्शन है, अब बताओ कि ये क्या होगा, डाइफ्रैक्शन के बाद क्या एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, डाइफ्रैक्शन के बाद एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। सबसे ऊपर जो फॉर्मूला है ये क्या है, व्हाट इज दिस, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जो वेव्स होती हैं वो स्प्रेड करती जाती हैं बट सिग्नल वीक हो जाता है। डाइफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स, ये कौन सा अपरेटस है, व्हाट इज दिस अपरेटस, ये क्या है, रिपल टैंक है, ठीक है। रिपल टैंक में ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, टिपर है, और ये स्लिट। ये रिपल टैंक की सस्ती वाली डायग्राम है, ये वर्केबल है, ये क्या है, क्या करता है, क्या ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और ये डिपर है, यहां वेव्स बनेगी, और इस रिपल टैंक के क्या नीचे इसकी तरह की स्क्रीन लगी होती है क्यों, सही। इंटरफेरेंस, डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज इंटरफेरेंस, जब दो वेव्स एक पॉइंट पर मिलती हैं तो वो या तो एक दूसरे को सपोर्ट करे या एक दूसरे को अपोज करे, इसको क्या कहते हैं। अगर इंटरफेरेंस की मोस्ट फंडामेंटल कंडीशन पूछी जाए, वन वर्ड, सेम मीडियम, कोहेरेंस, वेरी गुड, कोहेरेंस फंडामेंटल कंडीशन, व्हाट इज कोहेरेंस, इस कमरे में सारे बल्ब एक ही रोशनी के हैं, क्या ये कोहेरेंस है, अगर ये कोहेरेंस होती तो आप यहाँ खड़े हो, पीछे आपको राइट और लेफ्ट बहुत मुश्किल होता है, कोहेरेंस बहुत रेयर होती है। कोहेरेंस का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिल्कुल सेम, दूसरा नेचर भी सेम, क्या गैमा रेज और एक्स रेज में कोहेरेंस हो सकती है, अच्छा गैमा रेज की नहीं, तो गैमा रे में कोहेरेंस ना हो पॉसिबल है, क्या विजिबल लाइट में रेड कलर से कोहेरेंस रखने लाजिम है, अगर मैं आपसे कहूं ब्रिक रेड और ब्लड रेड इनमें कोहेरेंस है, तो क्या कोहेरेंस की असल कंडीशन है कि क्या वेव का वेवलेंथ बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो प्राइमरी कंडीशन हो गई
कि कोहेरेंस की प्राइमरी कंडीशन क्या है? कोहेरेंस। अब बताएं व्हाट इज कोहेरेंस? कोहेरेंस बताओ क्या है? सेम नेचर, सेम लैम्डा। और ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? कांस्टेंट फेज डिफरेंस का क्या मतलब है? जैसे सोल्जर्स मार्च करते हैं, क्या ये इसमें आएगा? जब हम लोग कोई कोरस सिंगिंग करते हैं वो भी इसमें आ जाएगा। अब बताओ कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। पहली कंडीशन क्या है? कोहेरेंस, सेम मीडियम, सेम स्पीड, मीट एट अ पॉइंट। और ये क्या चीज लिखी? क्या इंटरफेरेंस इज एन एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन? ठीक है, बताओ इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होती है। व्हाट आर द टू टाइप्स? कंस्ट्रक्टिव है, अगर दो वेव्स मिले और मिलकर बड़ी हो गई, कंस्ट्रक्टिव। और अगर दो वेव्स मिले और मिलकर छोटी हो जाए, डिस्ट्रक्टिव। इसमें बड़ी कंफ्यूजन आती है उन्हें एम्पलीट्यूड के बारे में। अगर एक वेव इतनी बड़ी है और दूसरी वेव इतनी बड़ी है एंड कोहेरेंट, तो क्या इंटरफेरेंस हो जाएगा। लेकिन उस इंटरफेरेंस की क्या ये बात कंफर्म है कि एक ही लोड और लोड दोनों बनेंगे? ये क्या प्रॉब्लम? अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड है 5 मीटर, दूसरे का भी 5 मीटर, तो अगर माइनस करें तो क्या? 0 का मतलब नोड या एंटी नोड? नोड। अच्छा, एक वेव का है 5 मीटर, दूसरे का 7 मीटर। अब माइनस करें तो या तो 2 आएगा या माइनस, क्या नोड बने? इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड में फर्क हो तो इंटरफेरेंस हो सकती है, लेकिन फिर कौन सी चीज बनने का चांस नहीं है? नोड और एंटी। एंटी नोड कब बनता है? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। और नोड कब बनता है? लाइट। बताओ ये क्या चीज है? कौन सी इंटरफेरेंस है? ये डिस्ट्रक्टिव है। और ये ब्राइट वाली कंस्ट्रक्टिव। बातचीत रोकिएगा प्लीज। देखिए मुश्किल, अब तो खैर ये भी नहीं कहना चाहिए कि टाइम कम है, क्योंकि टाइम इतना कम है कि वो भी। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? जरा बताएं पाथ डिफरेंस क्या होता है? बताओ व्हाट इज पाथ डिफरेंस? दो वेव्स एक पॉइंट पर मिले तो दोनों के डिस्टेंसेस को माइनस कर, इट इज कॉल्ड। मैं याद कर रहा हूं, इससे एक सवाल इससे आता है, बड़े सवाल वहां से आता है। इसका डिस्टेंस है 3 मीटर और उसका है 10 मीटर। 10 minus 3 is 7. What is this 7? Path. क्या पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? पाथ डिफरेंस को पहले कन्वर्ट करो लैम्डा में, और लैम्डा से इसमें कन्वर्ट करो फेज डिफरेंस में। लैम्डा और फेज डिफरेंस से क्या पाएगा? 1 लैम्डा corresponds to 2 pi in degree, 360 डिग्री। अच्छा ये बताइए कि अगर मेरे पास एक वेव है जिसका वेवलेंथ है 2 मीटर और पाथ डिफरेंस आता है 4 मीटर, तो कितने लैम्डा? 2 लैम्डा। दोबारा सुनिए, अगर मेरे पास दोनों वेव्स का वेवलेंथ है 2 मीटर और मेरे पास पाथ डिफरेंस आता है 4 मीटर, तो पाथ डिफरेंस अगर आ गया तो मैं उसको 2 लैम्डा लिख सकता हूं, और 2 लैम्डा से फिर मैं उसको एंगल में कन्वर्ट कर लूं। कंडीशन, पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा हो तो क्या होता है? और उसका फिर लैम्डा को कन्वर्ट करो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन पर क्या होगा? What are the conditions of constructive interference? पहली, nodes and
पहली कंडीशन क्या है, आपके पास जो वेव्स है वो कैसे मिलेंगी, इन फेस का क्या मतलब है, क्रेस्ट, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेंगे, और ट्रफ। दूसरी कंडीशन पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रल मल्टीपल, क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल है, 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसको क्या कहते हैं। चलो, फेज डिफरेंस इवन इंटीग्रल हो गया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या तो डबल हो जाए या फिर, अच्छा अब आ जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, n माइनस हाफ इंटू लैम्डा, और ये भी हो सकता है n प्लस, लेकिन ज्यादातर पास पेपर में आपको ये मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, और उससे ये नंबर बनेंगे। अगर आपका लैम्डा के साथ फ्रैक्शन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, देखो कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो क्या है, वेव्स कैसे मिल रही हैं, आउट ऑफ फेज, पाथ डिफरेंस इज अ non-integral multiple of lambda, phase difference is odd number multiple of pi। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा गया टॉपिक है। हाउ वी कैन डिफाइन यंग्स एक्सपेरिमेंट। इस बंदे ने क्या सोचा था, एक सोर्स को रखो और आगे स्लिट कितनी बना दो, इससे क्या फायदा हुआ, सोर्स एक है तो क्या इससे कोहेरेंस आसानी से मिल गई, बिल्कुल बीच में एक ब्राइट फ्रिंज आती है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। ऊपर जाएं ये दूसरा है, ये तीसरा है। डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। क्या इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, वो जो साइन थीटा कॉस थीटा, व्हाट इज बी, सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड द डबल स्लिट, और ये है सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो, आप ये देखो कि यहां पर वेव मुड़ रही है, तो पहले स्टेप पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, क्या ये डाइफ्रैक्शन है, और ये बताओ ये क्या है, ये इंटरफेरेंस। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, एक ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से दूसरे ब्राइट फ्रिंज के सेंटर तक डिस्टेंस कितना होता है, इसको क्या कहते हैं, एक्स। अब जरा ये चीज देखें, बताओ व्हाट इज ए, एक है स्लिट सेपरेशन, और क्या ये सेंटर से सेंटर तक होगा, पता, वो रजिस्टर या नहीं है, फॉर्मूला याद है सबको, जरा देखिए, x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए, व्हाट इज लैम्डा, वेवलेंथ, व्हाट इज बी। अगर इस प्रोजेक्टर से इस स्क्रीन का डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या होगा, डी होगा। क्या इस फॉर्मूला को ये शफल करता है, मैं आपसे पूछूं अगर मैं ए को बढ़ाऊं तो एक्स को क्या होगा, कम हो जाएगा, अगर मैं डी को बढ़ाऊं एक्स बढ़ जाएगा, अगर वेवलेंथ बढ़ाऊं, वेरी गुड। तो ये आपको याद होना चाहिए, डाइफ्रैक्शन इन लाइट, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस चैप्टर का नंबर 2 सेकंड मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक है, इनका नंबर 2 पे टॉपिक है। ये बताओ ग्रेटिंग में और डबल स्लिट में क्या फर्क है, क्या डबल स्लिट में सिर्फ 2 स्लिट हैं और ग्रेटिंग में मल्टीपल स्लिट होती है, तो क्या ग्रेटिंग में इसमें क्या ब्राइटनेस ऊपर जाए या नीचे जाए तो कम होगी, सेम होगी। व्हाट इज n इज इक्वल टू 0 फॉर, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ये नीचे आओ, ये क्या है, ये भी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर। इसको क्या पढ़ते हैं, ब्लैक वाले को
डार्क फ्रिंज को क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, और ये क्या है? सेकंड ऑर्डर मिनिमा। इसमें इंटेंसिटी दोनों तरफ, इसमें जो इंटेंसिटी है वो दोनों तरफ कांस्टेंट रहती है। अटेंडेंस करवा लें सब लोग। पहले ऑनलाइन कर लो। बताइए क्या हो रही है? मार्च की मार्च टॉपिक का फीडबैक चाहिए। अच्छा, अटेंडेंस करवा लो। मैं अपने ऐसे और रिमाइंडर डाल देता हूं आज। अटेंडेंस देखें और मंसूर अब्दुल बासित खान अहमद अनीस, अनस सिद्दीक, अजदेव, आयशा बेगम, हामिद खान, हसीब अहमद, जिब्रान मीरानी, मोहम्मद खुबैर, मुर्तजा खान, मोहम्मद शहरियार जुबैर, सिकंदर अफजाल, सुहेब बेग, मोहम्मद अहमद अब्बासी, नूर मोहम्मद, सारा हैदर, सैयद अली मेहदी, सैयद मुस्तफा अहमद, ताहा सुहेल, तलहत सारी, उम्मे हानी, जुलेना हुसैन। ठीक है, सबकी होगी। अच्छा, अब्दुल गाजी, असदुल अनीस, बीबी जन्नत गफार, दुरियामान, फहद जावेद, अफसार नाम, मरियम बीबी, अब्दुल्ला आसिफ, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद असद, मोहम्मद उनैद, मोहम्मद हुज़ैफा, मोहम्मद सुफियान अहमद,
यासिर खान, राजा मोहम्मद कैसर, राव मोहम्मद हमजा, सैयद अली जैद, ताहा बशीर, वाहा मंजूर, जिशान अली, जोला खान। ओके, चलें, आप सब लोग अटेंशन दीजिएगा, वापस बोर्ड पे अपनी चेयर अपनी जगह वापस कर लो प्लीज, अपनी चेयर अपनी जगह पे ले आओ। और देखिए, आप सब लोग अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। आप बताओ कि व्हाट यू कॉल दिस एंगल, इस एंगल को क्या कहते हैं? थीटा जो है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन। और ये कौन सा ऑर्डर है? दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर से आप ऊपर गए, ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में दोनों ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का हो तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज का हो तो मिनिमा है। और ये एंगल थीटा वेरी करेगा, ये एंगल थीटा वेरी करेगा। फॉर्मूला देखें, एन लैम्डा इज इक्वल टू, अब इसमें बताएं कि हमारे पास n का मतलब क्या है और व्हाट इज b। जो यंग वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें जो चीज स्मॉल a है वो यहां पर क्या बन जाती है? d, स्मॉल d। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब आपको रेशियो लगानी हो। ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस फॉर्मूला? d इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डी कैलकुलेट करता है व्हाट इज एन। एन क्या चीज है? देखो पढ़ो, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर। और फिर अगर आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस में मैक्सिमम करना हो तो थीटा क्या कर देते थे, और साइन 91 हो जाएगा, फिर एन लैम्डा इज इक्वल टू डी आ जाएगा। अगर n की वैल्यू डेसिमल में हो तो क्या फॉरवर्ड राउंड करते हैं या हमेशा बैकवर्ड राउंड करते हैं? हमेशा बैकवर्ड राउंड करते हैं। गुड। और n का टोटल, अगर n को रखकर टोटल फ्रिंजेस निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या है? ये क्यों, ऐसा क्यों है? जीरो के ऊपर अगर 4 ऑर्डर हैं तो जीरो के नीचे कितने होंगे? 4 ऑर्डर। व्हाइट लाइट की डाइफ्रैक्शन में क्या होता है? बिल्कुल बीच में क्या बनता है? व्हाइट फ्रिंज। लेकिन ऊपर जाके क्या होता है? क्या वो 7 कलर में टूटेगा? इसको फिजिक्स में क्या कहते हैं जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटती है? नाम क्या था? डिस्पर्जन। और ये वाला पैटर्न और ऊपर जाओ तो क्या ये फ्रिंज बड़ी हो गई? जब कोई स्क्रीन, जब कोई फ्रिंज बड़ी होती है तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है, कम होती है? ब्राइटनेस कम होती है मतलब फेंटर हो जाएगा। फॉर्मूला देखो, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो लैम्डा और थीटा आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने एक रिवीजन कर ली इस चैप्टर की, क्योंकि हमने इसके पास पेपर नहीं किए थे उस वक्त।
हमने इसको मॉक में भी एकोमोडेट नहीं किया था। अब आप लोग, मैंने ग्रुप पे कुछ पेपर भी डाले हैं, अगर आपके पास पेपर हो, पेपर निकालिएगा जून 2020 पेपर 1-1, पेपर निकालो जून 2020। आप चाहो तो ग्रुप पे खोल लो, ये पेपर ग्रुप पे पड़े हुए, अगर आपके पास पेपर में है तो वहां से खोल लो। जून 20 पेपर 1-1 ये वाला पेपर है। चलें, अब पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास पेपर खोल सकते हैं तो अपने ग्रुप पे खोल लें, अगर आपके पास वो ऐप लगी हुई है तो ऐप में ले लें, वरना आप सामने देख लें स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपके पास ऐप पर हो या मोबाइल पे खोल लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी के पास वो जो बुक है हमारी, वो जो रीड एंड राइट वाली बुक है उसमें हो तो वहां से देख लें। अब जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A long glass tube is almost completely immersed in a large tank of water. देख के बताओ ये कौन सा टॉपिक है तो सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में क्या ये ओपन पाइप को पानी डाल के क्लोज पाइप बनाए? अच्छा, अगर ये क्लोज पाइप है, अब क्लोज पाइप है तो ये बताओ यहां पर क्या बनेगा? एंटी नोड। और यहां पर, वेरी गुड, अब पढ़ो। अ लाउडर साउंड, लाउडर साउंड का मतलब नोड, एंटी नोड। अ लाउडर साउंड इज फर्स्ट heard when the height of the end of the tube above the water is 18.8. The louder sound is next heard, second antinode is at 56.4. The speed of sound आपको दी हुई है। अब पढ़ो नीचे, what is the frequency? मशहूर फॉर्मूला क्या है? V is equal to F lambda। वेरी गुड, फॉर्मूला है V is equal to F lambda। तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये एंटी नोड से नोड, यहां पर एंटी नोड बनेगा, यहां नोड बनेगा। एंटी नोड से नोड क्या होता है? लैम्डा बाई 4। अच्छा, अगर ये फर्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये फर्स्ट, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, और ये क्या है? सेकंड लाउडर साउंड। जल्दी बताओ यार। फर्स्ट ओवरटोन है। अब मुझे सॉल्व करके दो, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 ले लूं, अगर मैं इसको लूं तो इसको क्या लैम्डा बाई 4 के इक्वल कर दूं? करो और आंसर निकाल के दो। लैम्डा बाई 2 करूं? अच्छा, अब देखो मेरे पास यहां पर नोड है, यहां एंटी नोड, तो ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा? लैम्डा बाई 2 कब करूं? जब दो नोड्स हो। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लो, ईयर नंबर डाल दो और छोटी छोटी वर्किंग करके मुझे सॉल्व करके देते जाओ। लेकिन वर्किंग जरूर करो, कॉपी भले कुछ मत करो लेकिन कुछ काम लिख के कर लो। ईयर नंबर है जून 20 पेपर 1-1। मैंने क्या किया, लैम्डा बाई 4 के इक्वल किया, लैम्डा निकाला, फॉर्मूला लगाया और उसको मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन अब जैसे तुमने ये बात रेस की, मैं सबसे ये पूछूंगा कि मेरा आंसर तो एक ही तरह से आ गया 18.8 से, तो इसको मैंने दूसरा क्यों किया था? दूसरा क्यों किया? क्या दूसरे से भी आंसर आ सकता है? आ सकता है, लेकिन ओ लेवल में क्या सीखा था, जितना डेटा दिया हो सारा यूज होता है। क्या ए लेवल में भी ये रूल है? ये ऐसा नहीं है। इस सवाल में कितनी डेटा वैल्यूज दी? नहीं, वो जो सेपरेशन वो तो दो है, लेकिन आंसर तो एक ही से आ गया। ये इनकी कॉमन टेक्निक है, ट्रिक है। कभी-कभी डेटा एक्स्ट्रा दिया होता है और कोई यूज नहीं हो रहा, उसके बगैर मतलब आंसर आ रहा है। तो अब मैंने इसका आंसर मार्क किया है, आप ईयर नंबर डाल दो और रफली वर्किंग करते जाओ। ये हमारा
क्वेश्चन ये वाला जो है इसका आंसर आ रहा है बी। हाँ बोलो, आवाज, सॉरी क्या करें, आई एम सॉरी, मुझे मैं सोच रहा हूँ क्लास वापस अपने रूम में कर लूँ यार, आइंदा जो क्लासेस है अभी सारे बच्चे वैसे नहीं आ रहे यहाँ पर ना, स्टूडेंट की आवाज समझ में नहीं आती मुझे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग, मुझे पढ़ के बताइएगा पहली 3 लाइनें टॉपिक क्या है। सवाल नहीं करवा रहा, सवाल मैं करा चुका हूँ। ये वो इसका क्या करूं, ये वो है, ये डॉपलर इफेक्ट है। क्या डॉपलर इफेक्ट आजकल हर पेपर 1 में आ रहा है? डॉपलर इनका फेवरेट बना हुआ है, हर साल हर पेपर में आ रहा है। ये भी मैंने क्लास में करवाया था जब मैंने वेव्स के सवाल करवाए थे। ये बताओ कि ये वाला सवाल सोच के करना है या ये रट्टा है, ये रट्टाफिकेशन? और क्या हमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ याद करके जानी है फ्री के मार्क्स? चलो ये कर लेते हैं, ये हमसे रिलेट कर रहे हैं। देख के बता सकते हो ये क्या प्रोग्रेसिव वेव लग रही है या ये स्टेशनरी है? अच्छा, जो स्टेशनरी वेव होती है उसमें डार्क वाली लाइन क्या होती है? इंसिडेंट, वेरी गुड। और डॉटेड रिफ्लेक्टेड, तो बीच में ये क्या लिखेंगे? ये जो बीच की लाइन होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। बीच की लाइन क्या शो कर रही है? कॉमन पॉइंट या जीरो डिस्प्लेसमेंट? सब लोग बताओ, जब एक स्टेशनरी वेव बनती है तो उसमें एक होती है रिफ्लेक्टेड और एक होती है इंसिडेंट, उसकी होती है सुपरपोजिशन। क्या सुपरपोजिशन के दौरान बीच में जीरो डिस्प्लेसमेंट भी आते हैं? आएगा तो ऊपर नीचे जाएगा, स्ट्रिंग ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, बीच में बिल्कुल बीच में जो लाइन है इसको शो कर रही है जीरो डिस्प्लेसमेंट को। और जीरो डिस्प्लेसमेंट पर ही नोड बनते हैं। तो आप गौर से देखिएगा इस सवाल को और इस सवाल को सॉल्व करें। द डायग्राम शोज द स्ट्रिंग स्ट्रेच, द सॉलिड curve shows the string at a position of maximum displacement. The dash curve shows the other position of maximum displacement. The straight central dash line shows the mean position of the string, matlab zero displacement. Point S on the string is directly above point E. Point P on the string is directly below Q. चलो अब आगे चलो। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि which statement is correct? A short time later, point R on the string will be displaced. तो क्या ये सही कह रहे हैं? ये बताओ, R नोड है एंटी नोड? R पे नोड है तो क्या R हिलेगा? तो R तो नहीं हिलेगा, ये तो नहीं लग रहा। आगे पढ़ो। पॉइंट S and T on the string move in opposite direction. ये क्या लॉजिक है? ये S है और ये T है। अब जरा और से देखो, अभी ये T बैठा हुआ है ट्रफ, तो क्या इसको इधर आना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वेव ऐसे मूव कर रही है, वेव ऐसे मूव कर रही है, तो इसका मतलब S नीचे जाएगा और T ऊपर आएगा। यही वेव में होता है ना, हर पॉइंट ऊपर नीचे हिलेगा। तो ये जो S वाली पोजीशन है ये नीचे जाएगा, T वाली पोजीशन ऊपर आएगी। अब जरा तीसरा पढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन P and Q इज वन वेवलेंथ। क्या ये सही है? ये P है। क्या P का मतलब एंटी नोड है? देख के बताओ P पर क्या है? नोट कैसे? P पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। नहीं, P को छोड़ो, P जिस जगह पर है ये पूरी वेव बैठी थी। और Q पे क्या है?
जो लोग पीछे देख रहे हैं थोड़ी हेल्प करो यार। देखो ये बताओ, यहां पर नोट बनेगा, यहां पर भी नोट, ये क्या है? ये एंटी नोट है। और ये क्या है? एंटी नोट से एंटी नोट, पी से क्यू, लैम्डा बाई 2। वेरी गुड। और ये उस डिस्टेंस को क्या कह रहा है? तो ये गलत कह रहा है ना, आगे पढ़ो। 2 points on the string that were equal distance from point R vibrates in phase। ये मैंने आज भी आपको पूछा था, क्या ये फेज में वाइब्रेट करेंगे? That are equal distance from point R। What is R? एक पॉइंट इधर रख लो, एक पॉइंट इधर रख लो। क्या स्टेशनरी वेव, मैंने आपको वो टेबल दिखाकर, याद है पॉइंट नंबर 5 पढ़वाया था अभी, वो जो टेबल था उसमें याद है क्या लिखा हुआ है कि जो स्टेशनरी वेव होती है उसमें नोड टू नोड जो पॉइंट्स होते हैं वो फेज में वाइब्रेट करते हैं या फेज में नहीं होते? नोड टू नोड जो पॉइंट्स होते हैं क्या वो फेज में वाइब्रेट करते हैं या आउट ऑफ फेज वाइब्रेट करते हैं? मैंने अभी आपको टेबल दिखाया था, अभी भी वो ग्रुप पे भी देख सकते हैं आप। तो मुझे अब इसका आंसर दें, मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, आंसर सजेस्ट करें रीजन के साथ। सी और बी। अब इसमें देखिए, मैंने जो चीज आपको दिखाई, मैंने आपको समझाया कि आपको वेव्स के एमसीक्यूज में ये चैप्टर बहुत ज्यादा ट्रबल करता है, हमेशा ट्रबल करता है। इसमें देखें, यहाँ पर एंटी नोड है, यहाँ नोड है, ये पॉइंट नीचे जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा। अब आंसर बी है, वाई नॉट डी? गलती क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। वेरी गुड। और इसमें उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? इन फेज। अब ये बताओ जरा, इस डिस्कशन को कोई लाएगा, इसमें क्या फर्क है? इन फेज, आउट ऑफ फेज, कांस्टेंट फेज, तीन चीजें होती हैं। अगर दो वेव बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? जैसे सोल्जर मार्च पास करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इन फेज। व्हाट इज इन फेज? फेज डिफरेंस बिकम्स 0। अच्छा, आउट ऑफ फेज, एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज, एक का ड्रॉप हो और एक का क्रैश हो, सही है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एक वेव लीड कर रही हो और एक लीड कर रही हो, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहे। तीन केसेस हो गए। तो वो जो कंडीशन में यहां टेबल से कराई वो इन फेज के साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, वेरी गुड। इन फेज तो हो ही नहीं सकता। इन फेज का मतलब तो ये होता है कि दो पॉइंट्स एक साथ ऊपर जाए, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर जाए, एक साथ नीचे। टीवी शो होता है, जैसे कोरस सिंगिंग होती है, उसको कहते हैं इन फेज। तो ये आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया मेरे साथ, इन फेज वाला। चले, अब आप लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है, सब लोग ये वाला क्वेश्चन करके दो। Which statement must be true for diffraction to occur when a wave passes through a gap? एक ऑप्शन मेरे साथ जरा डिस्कस कर लो। The wave is able to travel in a vacuum। क्या ये रेलिवेंट बात कह रहा है या इररेलिवेंट? इररेलिवेंट है। क्या इसका डाइफ्रैक्शन से कोई ताल्लुक है? नहीं। अच्छा, द वेव इज प्रोग्रेसिव, उसने ऊपर लफ्ज इस्तेमाल किया है मस्ट बी ट्रू। क्या डाइफ्रैक्शन प्रोग्रेसिव वेव्स में होती है या वो स्टेशनरी में भी हो सकती है? कैसे कराएंगे स्टेशनरी? तो वापस आ जाती है, जब आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो डाइफ्रैक्शन होती है।
डाइफ्रैक्शन प्राइमरीली प्रोग्रेसिव में होती है। अच्छा, अब आगे पढ़ो। द वेव हैज अ लार्जर एम्पलीट्यूड। आज हमने इसको डिस्कस किया, क्या छोटे वेवलेंथ में डाइफ्रैक्शन हो जाती है? क्या डाइफ्रैक्शन के लिए बड़ा वेवलेंथ होना चाहिए? अच्छा, द वेव हैज अ लॉन्ग वेवलेंथ, लार्ज, सॉरी पहले वाला लार्ज एम्पलीट्यूड था, लॉन्ग वेवलेंथ तो होना चाहिए। सी बताओ, लार्ज एम्पलीट्यूड, क्या एम्पलीट्यूड का डाइफ्रैक्शन से कोई ताल्लुक है? नहीं है। तो अब इसमें बताओ, या तो बी होगा या डी होगा। लास्ट वाली की लॉजिक बताओ। नहीं वो तो है इजी तो, लेकिन मुझे उसकी रीजन दो ना, रीजन क्या रखोगे? जो आंसर होगा उसका एक रीजन चाहिए ना। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये नैरो स्लिट है, इससे वेव गुजर के बेंड कर रही है, तो अब इसमें द वेव इज प्रोग्रेसिव। अब बताओ, हमने सेलेक्ट किए थे दो। हमने कहा था या तो वो पहले वाले से होगा, या तो बी हो सकता था, या डी। लॉन्ग वेवलेंथ को हमने क्यों रिजेक्ट किया? अच्छा, इसके ऊपर एक लफ्ज इंग्लिश में बोल रहा है मस्ट। इस तरह के लफ्ज एक पेपर वर्क में अक्सर लगाता है। क्या लॉन्ग एक रिलेटिव वर्ड है? रेडियो वेव में डाइफ्रैक्शन होती है और माइक्रोवेव होती है, रोशनी में होती है, लाइट में होती है, वो पूरा कोर्स है ना। डाइफ्रैक्शन में किसको लिखेगा? अगर लाइट में होती है, माइक्रोवेव में होती है, तो क्या इंफ्रारेड में होती है? उसमें तो लास्ट में होगी। हाँ, अल्ट्रावायलेट में मुश्किल है, एक्सरेज में बहुत मुश्किल है, गामा में तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी कि असल प्रॉब्लम है लफ्ज मस्ट के साथ। तो अब ये बताओ, why it is a necessary condition कि wave should be progressive? जो waves टकरा के वापस आ गई वो प्रोग्रेस, इसमें डाइफ्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? तो पार्ट बी है, तो पार्ट बी का मतलब है कि डाइफ्रैक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो प्रोग्रेसिव नहीं हो तो फिर क्या होगी? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में डाइफ्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि वो टकरा के वापस आएंगे। पर टेक्निकल बात याद रखिएगा, अगर आपने स्टेशनरी वेव बनानी है तो उसमें कौन सी दो वेव्स आती हैं? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव। इनमें से किसी में भी डाइफ्रैक्शन कर दो तो स्टेशनरी वेव खत्म हो जाएगी। सोचो, बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। चलो अब बताओ कि why we cannot do the direction in stationary wave? Because if we do direction in a stationary wave, will it remain stationary or the stationary wave? Yes. अगर तुम किसी भी वेव को ऐसे मोड़ दोगे, ऐसे बेंड कर दोगे तो क्या होगा? देखो किस तरह कितना टेक्निकल एमसीक्यू। इस वजह से पेपर में ये वाला एमसीक्यू जो तुम इसकी ग्रामर रिपोर्ट देखोगे तो ये नया कॉन्सेप्ट सीख लिया कि डायरेक्शन सिर्फ कौन सी वेव में होती है और वो क्यों नहीं हो सकती उसी वाली में, स्टेशनरी में। क्योंकि अगर तुम स्टेशनरी वेव्स में डाइफ्रैक्शन करवाओगे तो क्या होगा? वो वेव नहीं रहेगी या स्टेशनरी रहेगी? चलो अब ये वाला करके दो। ये क्वेश्चन सब लोग देखिएगा, पीछे नहीं मुड़े, बात नहीं करें, टाइम काफी खराब है।
ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन करके देख। Light of single wavelength is incident normally on two slits that are 0.2 millimeter apart. क्या ये यंग्स एक्सपेरिमेंट लग रहा है? तो उसमें ये क्या चीज होगी? क्या ये स्मॉल ए है? आगे पढ़ो। Interference fringes are observed on a screen that is 5.4 meter away from the slit. ये कौन सी वैल्यू है? ये डी है। The distance between successive bright fringes is 12 millimeter. ये क्या है? ये x है। वेरी गुड। What is the wavelength? फॉर्मूला में डालो और सॉल्व करके आंसर निकाल दो। शाबाश, निकाले। x is equal to lambda d upon a. x is equal to lambda d upon a. कोई आंसर लाए तो जल्दी से बताएं। कोशिश करें सब लोग मुझे हेल्प करें, बैठे ना रहें, अपना ग्रेडियंट सही रखें। ऐसा ना लगे कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे लेटे हुए हैं और आप एग्जाम्स दे चुके हैं, तो वो लुक ना आए। और कोशिश करें प्लीज कैलकुलेशन में सपोर्ट करें। इस वक्त हाथ बांध के बैठे मत रहें। बोलो क्या? मैंने कैलकुलेशन स्क्रीन पे शो की है। क्या यूनिट कन्वर्जन की इश्यूज इनके फेवरेट इश्यूज हैं? इसको बहुत बहुत मैनिपुलेट करता है, उल्टे सीधे यूनिट्स भर देता है कि यार बच्चा किसी बहाने तो बस दोबारा। हाँ, सबको पता है वो, मैं क्या बोलूं कारण, ये तो आपको नजर आ रहा है। अभी देखे ना, एग्जाम्पशन हो गई है लेकिन फिर भी ना वो पेपर लग लग के आ रहा है। तो सीआई की चीजें किसी को नहीं समझ में आ रही, क्या करना बस सब जानते हो, तुम्हें बता दें। बाकी कुछ लोग बाकी लोग नहीं हैं, उनको बताना है। तो अब देखिए, छोटा सा एमसीक्यू है, उसमें उसने कितने सारे यूनिट कन्वर्जन दिखाए। कैलकुलेशन करें, आंसर कंप्लीट करें, एक वन क्वेश्चन पर ईयर के साथ करते हो। एक और भी काम करना है, लंबा नहीं करना है। वन एमसीक्यू पर ईयर यार भाई। एमसीक्यू में ठीक है पेपर मुश्किल होता है, लेकिन फिर एमसीक्यू में ग्रेड भी तो 28 29 पर है ना, तो ग्रेड लेना इतना मसला थोड़ी है। अगर वो पिछला वाला एमसीक्यू मुश्किल था तो ये तो आसान है। ये था अभी जो हम कर रहे थे ना, वो ये वाला था, ये था 29। चलो ये वाला कर दें खुबैब। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। पढ़िएगा। A diffraction grating and a screen are used to determine the single wavelength of light from a source. ये बताओ सिंगल वेवलेंथ, इसका मतलब क्या ये मोनोक्रोमेटिक है? क्या व्हाइट लाइट में भी डाइफ्रैक्शन होती है? वेरी गुड। चलो पढ़ो। व्हाट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? दैट अ कर्व्ड स्क्रीन मस्ट बी यूज्ड। ये कौन सी स्क्रीन है? ये स्ट्रेट है ना? किसी जरा मेमोरी टेस्ट करो, ये बताओ कि हमारे पूरे कोर्स में एक जगह कर्व्ड स्क्रीन इस्तेमाल की, कौन सा मशहूर चैप्टर का मशहूर टॉपिक? Where we have curved screen। हमारे कोर्स एक और हिंट देता हूं, उस कर्व स्क्रीन को क्यों लगाया था? ताकि
की साइड अंदर ही है। क्या उसकी स्क्रीन कर्व थी? बाकी जितनी भी स्क्रीन हैं, जितने आपके डायरेक्शन रेटिंग सब स्क्रीन क्या है? फ्लैट। तो क्या ये इररिलेवेंट बात कर रहा है? और दूसरा बताएं, सेकंड जरा पार्ट बी पढ़े। अच्छा, द डाइफ्रैक्शन एंगल थीटा मस्ट बी मेजर्ड फॉर एट लीस्ट टू इंटरफेरेंस मैक्सिमा। क्या दो एंगल चाहिए होते हैं लैम्डा के लिए? डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला क्या है? एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो उसमें क्या दो थीटा चाहिए होंगे मुझे लैम्डा निकालने के लिए? एक से काम चल सकता है, चलो ठीक है। द लाइट वेव्स इंसिडेंट ऑन द ग्रेटिंग मस्ट बी कोहेरेंट। क्या कोहेरेंस प्राइमरी कंडीशन है? अगर कोहेरेंस ना हो तो क्या इंटरफेरेंस हो सकती है? तो आपका ये सॉलिड पॉइंट लग रहा है। द थर्ड ऑर्डर इंटेंसिटी मैक्सिमम मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। क्या ये इररेलेवेंट है? क्यों? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग? एन लैम्डा डी साइन थीटा। आप क्या निकालना चाहते हैं? तो क्या वो किसी भी ऑर्डर से निकल जाए? किसी भी ऑर्डर से वो किसी भी ऑर्डर से निकल सकता है, तो हम क्या कहेंगे इसमें? अब ये दो तीन बच्चे कह रहे सी, बाकी लोग अपना आंसर फीडबैक दे दें। सबका फीडबैक आना चाहिए। जब कुबैर ने कह दिया तो बात वैसे खत्म हो गई, लेकिन बाकी लोग भी अपना फीडबैक दे दें। देखिए, मैंने जैसे कहा था कि हम कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। जैसे आज हमने सुपरपोजिशन की रिवीजन की, सवाल तो ज्यादा नहीं कर पाए, 5-6 करके। जो पास टेबल की क्लास है इसकी जो बनती है तो मैं ऑनलाइन करूंगा, वीकेंड पे आप उससे पास टेबल आप आज वाली क्लास में किसने ऑनलाइन खत्म करके फिर आपकी स्टार्ट करूंगा। यार ऑनेस्टली बताओ कि सबसे अच्छी क्लास तो फिजिकल होती है, लेकिन तो जो पास टेबल उनके टाइम बहुत कम है और हम हर रोज स्टूडेंट्स को हर रोज फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हर रोज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे ने घर पे नहीं पढ़ा। मेरे पास सजेशन की है कि जॉब की रिवीजन करा ली जाए, कोर्सेज। चलो ठीक है, नहीं अगर देखो टाइम है, अगर हम करते हैं तो 8-10 बड़े चैप्टर, एक चैप्टर को 7 क्लास नहीं रिवीजन का टाइम है। तो मैं कुछ छोड़ देता हूं, आप ऑनलाइन में थोड़ी-थोड़ी होगा या अपने किसी को पेलिमेंट को बिठा देकर ऑनलाइन, और अगर यहाँ रखेंगे तो भी लेट आएगा। तो ये मेरा स्पेशल स्टूडेंट है। तो ठीक है, आज का काम यहाँ तक है, हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में